हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी 2-3 दिन से। एक्चुअली आप जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, तो हम सभी हमारी कुल देवी के दर्शन के लिए चले गए थे और मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, अब मैं आपके लिए नया पार्ट लेकर आ गई हूँ। कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वी खड़ा है। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो बार बार चांद को छूकर देख रहा था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये सब जो वो देख रहा है वो सच है या वो कोई सपना देख रहा है। फिर उस आदमी को तसल्ली हो गई कि जो लड़का उसके सामने खड़ा है वो वी ही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे या क्या पूछे। अब तक जान भी उस आदमी को पहचानने की कोशिश करने लगा था। वो अपनी बचपन की यादों में खो गया और जैसे ही वो उन यादों को याद कर रहा था, उसे याद आया कि जब वो लियांग होंग के घर पे रह रहा था, तब ड्राइवर अंकल के अलावा एक और व्यक्ति था जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। अचानक जान ने कहा कि सॉन्ग भैया, आपने मुझे पहचाना, मैं वी हूँ। ये सुनते ही वो आदमी एक कदम पीछे हो गया। अब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि उसके सामने जो लड़का है वो वी ही है, क्योंकि वी ही उसे बचपन में इस तरह से बुलाता था। वैसे तो दोनों की उम्र लगभग बराबर ही थी, पर जब लियांग होंग के घर पे चांद रहने गया था, तब पहले से ही सॉन्ग वहाँ पर साफ सफाई का काम करता था। कभी कभी वो जान को मार्केट से कुछ सामान भी लाकर दिया करता था। जान तभी से उसे सॉन्ग भैया कहकर बुलाता था। जान के अंदर ये व्यवहार उसके बचपन से था कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके काम या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता था। वो उन सभी को रिस्पेक्ट से बात करता था। उसने देखा था कि लियांगोंग के सभी बेटे किस तरह से सॉन्ग से बुरा बर्ताव करते थे। एक वही था जो हमेशा उससे अच्छे से बात करता था। इधर सॉन्ग भी अपने बचपन की यादों को याद कर रहा था कि उस घर में एक वी था जो उससे और शाविन अंकल से अच्छे से पेश आता था और प्यार से बात करता था। सॉन्ग मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि वी, तुम जिंदा हो? तुम तुम लेकिन तुम जिंदा हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख रहा हूँ। पर ये सब कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में हूँ। चांद ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, आप सही सोच रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, आप मुझे छूकर भी देख सकते हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ। तभी सॉन्ग लियांग की बात याद करते हुए कहने लगा कि पर लियांग ने तो कहा था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि मैंने उस लड़के को इतनी दर्दनाक मौत दी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और कोई भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं करेगा उसकी इतनी भयंकर मौत देखकर। ये कहते ही सॉन्ग जान के शरीर को इस तरह से चेक करने लगा जैसे वो देख रहा हो कि क्या जान के शरीर पर कोई चोट, गहरी चोट का निशान है या नहीं। पर दूर से देखकर तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि जान पूरी तरह से ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं लियांग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अगर वो सब झूठ था तो आखिर में सच क्या है? आखिर क्या हुआ था? जब जान ने देखा कि सॉन्ग उसके शरीर को घूर रहा है, तो उसने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं अब ठीक हूँ, लेकिन लियांग ने जो कुछ भी आपको बताया वो सब सच था। मैं तो मर ही चुका था, पर भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, ताकि मैं उस दरिंदे से अपने मौत का बदला ले सकूं और उसे नरक में उसकी जगह बता सकूं। इतना सुनते ही सॉन्ग ने पूछा कि पर आप, मतलब आपने उस दरिंदे से अपने आप को बचाया कैसे? आप जिंदा कैसे बचे? क्योंकि मैंने तो सुना है कि अगर वो किसी को मारने की एक बार ठान लेता है तो उस आदमी का बचना नामुमकिन है। तो फिर आप उससे कैसे बचे? क्योंकि वो जब तक उस आदमी को मार नहीं लेता वो उसका जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ता है।
इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहता, जान ने उसे रोकते हुए कहा कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे शाओबिन अंकल के बारे में जानना है। इनके साथ क्या हुआ है? इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? और तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे साथ तो शाओबिन अंकल की पत्नी और बेटी को होना चाहिए था ना। उन्हें इस हालत में उनके साथ होना चाहिए था ना। जब मैं लियांगोंग के घर से भागा था तो असलियत में वहाँ पर क्या हुआ था? जान के इतने सारे सवालों से अचानक सॉन्ग घबरा गया था। उसने कहा कि इससे पहले कि लियांगोंग को पता चले कि तुम यहाँ पर हो, तुम ये देश छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। उसके पहचान के लोग यहाँ पर हर जगह चारों तरफ फैले हुए हैं और तुम चाहकर भी उसके हाथों से बच नहीं पाओगे। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और मेरे बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं वो पुराने वाला भी नहीं रहा जो बात बात पे डर जाया करता था। अब मैं जान बन गया हूँ और अब मैं उस दरिंदे लियांगो को नरक के दरवाजे तक छोड़कर ही वापस आऊंगा। पर तुमने अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। ये सुनते ही सॉन्ग ने कहा कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि शाओबिन अंकल के साथ क्या हुआ था? इतना कहते ही वो टेंट से बाहर जाने लगा, पर अचानक ही चैंगी ने उसे रोक लिया और टेंट के अंदर वापस धक्का दे दिया। वो उसे इस तरह से घूर रहा था जैसे ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि जब तक तुम सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते। जान ने कहा, पहले आप मेरे सारे सवालों का जवाब दो, उसके बाद आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता, मैं किसी भी तरह से चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि अभी तुम जिस वी को देख रहे हो वो अब पहले वाला वी नहीं रहा हो। बचपन में भले मैं तुमसे बहुत प्यार से पेश आता था, पर अब मेरे पास और भी तरीके हैं बातों को जानने के। मैं तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए तुम चुपचाप बता दो कि मेरे वहां से जाने के बाद आखिर क्या हुआ था। मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस जगह को उस दरिंदे से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। इसके पीछे मेरी कोई गलत मंशा नहीं है। मैं यहाँ के लोगों को उस दरिंदे के हाथों से छुड़वाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग एक आज़ादी की सांस लें। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उस दरिंदे को नरक के पहुँचाने से पहले मैं चैन से सांस नहीं लूँगा। तुम जानते भी हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे वो दरिंदा लियांगहोंग और उसके गुर्गे इस जगह को बर्बाद करना चाहते हैं, पूरी तरह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी तबाह करना चाहते हैं। जान की इतनी सारी बातें सुनकर सॉन्ग मन ही मन सोचने लगा कि वी इतना बदल कैसे गया है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जिस वी को मैं जानता था वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं इस लड़के को मना कर दूंगा कि वो यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा हो, वो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। इस लड़के को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से वो बच्चे वाला प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। पहले ये बचपन में मुझसे इतने प्यार से बात करता था, इतने प्यार देता था, पर अब तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से वो प्यार ख़त्म हो चुका है और ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही नहीं हो। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि बचपन में भी हमेशा मुस्कुराता रहता था, पर अभी जब से ये इस आदमी से मिला था, ये एक बार भी नहीं मुस्कुराया था। जान अभी भी चुपचाप खड़े हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चल रहा था कि मुझे इतने रूखे तरीके से इसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए था, पर वो ये भी जानता था कि उसके पास अभी समय नहीं है। अगर उसने हमला करने में जरा सी भी देर गई तो सिर्फ उसी के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि कुछ लोगों के नाखुश होने से बेहतर है कि मैं ज़्यादा लोगों को खुश कर सकूं। टेंट में अचानक से ही पूरी तरह सन्नाटा पसर गया था। सभी लोग सॉन्ग को
देख रहे थे कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी जान को लेकर खतरा भी महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर लियांग हो को इस बारे में पता लग गया कि उसने इन लोगों को उसके बारे में कुछ पता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ वो शाओविन अंकल और उसके परिवार के लिए इंसाफ भी चाहता था। इसलिए काफ़ी देर सोच समझने के बाद उसने वहाँ पर रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चलो बैठकर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाली बात अब बहुत लंबी होने वाली है। एक कुर्सी खींचकर वहीं पर बैठ गया। तभी चेंगी जान के लिए कुर्सी लिया और जान वो कुर्सी लेकर सोंग के सामने बैठ गया। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। जान ने देखा कि सोंग बड़ा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में भी बहुत कुछ बदल गया था और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि कोई इन परिस्थितियों में अगर बड़ा होगा तो उसके अंदर इतना बदलाव होना तो लाजमी है। सोंग ने कहा, तुम मेरे परिवार के बारे में आखिर क्या जानना चाहते हो? उसके सवाल करने का तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे वो जान को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि शाओविन अंकल और उसके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उनके बारे में क्यों जानना चाहता है? जान सोंग के मन में चल रहे सवालों को शायद समझ गया था, इसलिए उसने कहा कि मैं उनके बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि बचपन में उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो मेरे पिता समान है, तो मुझे कम से कम इतना तो हक है ना कि मैं ये जान पाऊँ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर सोंग जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि अच्छा, तो ये बात है। अगर सच में शाओविन अंकल तुम्हारे पिता समान थे तो ये बताओ तुम उन्हें छोड़कर उस समय क्यों भागे थे? तुम्हें उस समय इस बारे में सोचना चाहिए था ना कि अगर तुम वहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे जाने के बाद उनके साथ क्या होगा? जान ने गुस्से में कहा, तुम इधर उधर की बातें मत करो, बस उन सवालों का जवाब दो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कहीं ना कहीं जान सोंग की कई बातों के पीछे के मतलब को समझने लगा था। उसे एहसास होने लगा था कि शाओविन अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके जाने के वजह से ही हुआ था। अगर उस रात वो वहाँ से नहीं भागता और शाओविन अंकल ने उसकी मदद नहीं की होती तो शायद उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए सोंग का गुस्सा होना भी जायज़ था। तभी अचानक सोंग ने कहा कि सब लोग मर चुके हैं। शाओविन अंकल की बीबी, उनकी बच्ची, 7 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सोंग जान को गुस्से से देख रहा था, जैसे वो इन सब के लिए जान को ही जिम्मेदार ठहरा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ जान अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गया था। उसे इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि शाओविन अंकल की पत्नी और उनकी बच्ची की मौत हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर बाद जान ने कहा कि मगर कैसे? अचानक ही सोंग अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और जान के बहुत पास आ गया। सोंग के इस एक्शन से ईबो को लगा कि वो जान के साथ कुछ करने वाला है, इसलिए उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और जोचेंग सोंग और जान के बीच में आकर खड़ा हो गया। जान ने ईबो और जोचेंग को अपने बीच में से हटाते हुए कहा कि तुम लोग हमारे बीच में मत आओ। फिर उसने सोंग की आंखों में देखते हुए कहा कि मुझे बताओ उस समय क्या हुआ था। प्लीज मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ था कि शाओविन अंकल की ऐसी हालत हो गई। कुछ देर सोचने के बाद सोंग ने कहा कि ठीक है, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो सुनो। उस रात जब तुम घर से भाग गए थे उसके कुछ ही घंटों बाद लियांग होंग को इसके बारे में पता चल गया था। जब उसने घर के पास के सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उन्हें पता चल गया था कि तुम्हारे भागने में शाओविन अंकल ने भी तुम्हारी मदद की है। उसी दिन वो उन्हें उठाकर किसी अनजान जगह पर ले गया। वो दिन रात उनकी पिटाई करता था, उन्हें मारता था और उनसे तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता था। वो दरिंदा इंसान इन बेचारे आदमी के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहा था, फिर भी ये इंसान तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे।
उन्होंने अपनी मौत को तुम्हारी जिंदगी से बेहतर समझा। तुम्हें इनके शरीर पे जितने भी निशान दिख रहे हैं वो सब कुछ उस लियांग होंग का किया धरा है। सॉन्ग ने फिर से कहा, यहाँ तक कि इस बेचारे की एक आंख तक चली गई। जब लियांग होंग को इतनी बेरहमी के बाद भी इनसे कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। उस दरिंदे ने इनकी बीबी और बच्ची को अगवा कर लिया और शाओविन अंकल से कहा कि अगर वो तुम्हारे बारे में उसे कुछ नहीं बताएंगे तो वो इसकी बीबी और बच्चे को मार डालेंगे। इस बेचारे के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो अपने बीबी और बच्चे को मरने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक उन्होंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद उस दरिंदे लियांग होंग ने शाओविन अंकल को ये कहकर धमकाया कि अगर वो अब भी तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताएगा तो वो उसकी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। उस समय उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 16 साल की थी, इसलिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। कैसे कोई आदमी अपनी ही नज़रों के सामने अपनी बेटी के साथ ऐसा होने दे सकता था। और आखिरकार उन्होंने हार मान ली और उन्हें तुम्हारे बारे में बताने के लिए तैयार हो गए। ये कहकर सॉन्ग जान की तरफ देखने लगा। उसे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि अब उसके चेहरे पे बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी जान ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने उस समय एक अच्छा फैसला लिया। आखिर मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो एक अनाथ लड़के था और एक पिता को अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर उस समय उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही फैसला लेता, क्योंकि मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरे बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं था। इतना कहकर जान मुस्कुराने लगा, पर ईबो और जोचेंग को उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। सॉन्ग ने फिर कहा, वहाँ पर लियांग होंग के साथ उनके दोनों बेटे लियांग फेंग और लियांग शेंग भी थे। देखते ही देखते उन दोनों ने शाओविन अंकल की बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। अंकल से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो उन लोगों से अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगने लगे। ये कहते कहते अचानक ही सॉन्ग का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। वैसे तो सॉन्ग शाओविन अंकल का भतीजा था, पर जब वो काफ़ी छोटा था तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तभी से शाओविन अंकल ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए वो उन्हें ही अपना माता पिता मानता था। कुछ समय तक उसने उनके साथ लियांग होंग के घर पर काम भी किया था, पर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो देश से बाहर चला गया था। जब काफ़ी समय तक उन लोगों से किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर पाया तो वो सिंगापुर वापस आ गया और उन लोगों को ढूंढने लगा। जब वो लियांग निवास में गया तो उसे पता लगा कि शाओविन अंकल और वी के साथ क्या हुआ है। वहाँ के नौकरों ने एक एक करके उसे सारी बात बतानी शुरू कर दी। वैसे तो सॉन्ग ने भी अभी तक जान को आधी ही बात बताई थी, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जान को पूरी बात समझ में आने लगी थी। जब शाओविन अंकल ने मेरे बारे में उनको बता दिया होगा, उसके बाद भी उसने उनके परिवार को नहीं छोड़ा होगा। अब जब जान उस गुड़िया की तरफ देख रहा था तो उसे समझ में आ रहा था कि वो गुड़िया किस रूप में शाओविन अंकल के हाथों में है। वो शायद उस गुड़िया को अभी भी अपनी बेटी के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी अभी भी उनके साथ है और इसीलिए वो उस गुड़िया को प्यार करते रहते हैं, उसे सहलाते रहते हैं। और जब जान ने उस गुड़िया को छुआ था तो उन्हें लगा कि कोई उनकी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उन्होंने जान के ऊपर हमला किया था। इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर जान मन ही मन उदास हो गया था। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा था। वीबो, जोचेंग और हाइक्यून तीनों चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। कहीं न कहीं इन बातों को सुनकर उन्हें समझ में आ गया था कि ये बात कहाँ तक जाने वाली है, और उन लोगों को तो इस बात का डर सता रहा था कि कहीं इन बातों का सदमा जान के
अंदर बैठ ना जाए। अचानक सॉन्ग अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसने फिर कहा, उस रात लियांगोंग और उसके आदमियों ने शाओविन अंकल की बेटी को तब तक परेशान किया, उसके साथ तब तक वसूली की करते रहे जब तक वो मौत के मुंह में नहीं चली गई। शाओविन अंकल और उनकी पत्नी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वो तो बस उनसे इतना ही कह रहे थे कि इससे अच्छा तो ये है कि आप लोग हमें इससे पहले मार दें। वो बार बार उन लोगों से बस यही कहे जा रहे थे कि इससे बेहतर तो यही होता कि आप लोग हमारी जान ले लेते। अब इतना सब कुछ अपनी बेटी के साथ होता देखकर हम कैसे जिएंगे और क्यों जिएंगे। आंटी की तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी। उन्होंने तो बोलना ही बंद कर दिया था। आखिर अपनी बेटी के साथ इतना सब कुछ होता देखकर कोई क्या कहेगा और कैसे भी कुछ कहेगा। जब मैं वापस आ गया सिंगापुर में इन्हें लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। मैं सिंगापुर में हर जगह इन्हें बस ढूंढ रहा था। पुलिस से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, पर लियांग खानदान से सब लोग इतना डरते थे कि कोई भी उनके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था और इसीलिए किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्तों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया था। मुझे तो लगा था कि अब मैं अपने परिवार के लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरी पूरी तरह से हिम्मत टूट गई थी। पर तभी अचानक एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरी मदद करने की बात कही। उसने मुझे बताया कि वो लियांग खानदान के सारे ठिकानों के बारे में जानता है। हम दोनों मिलकर उनके सभी ठिकानों पर जाने लगे, पर हमें कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन हम एक सुनसान बिल्डिंग के पास पहुंचे। जैसे ही हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे, हमें वहां से किसी के कराने की आवाज़ आने लगी। हम जैसे ही बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैं उन्हें पिछले 3 हफ्तों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जब लियांगहोंग को शाओविन अंकल से तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी मिल गई तो वो उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला गया था। जब मैंने उन लोगों को ढूंढ निकाला था तो मुझे तो इस बात की खुशी थी कि आखिरकार मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर जब बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। अंकल की बेटी तो काफ़ी पहले ही मर चुकी थी और अब उसके शरीर से बदबू भी आने लगी थी। मुझसे तो ये सब देखा भी नहीं जा रहा था, पर मेरे साथ आए आदमी की मदद से जब मैं अंकल की बेटी के बॉडी को दफनाने की कोशिश कर रहा था, पर आंटी अपनी बेटी को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। इससे आगे की सॉन्ग इसके बारे में कुछ और कहता। ईबो ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ठीक है, अब चुप हो जाओ, अब हमें इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना। ईबो को अब ये बात समझ में आने लगी थी कि सॉन्ग ये सब इतने विस्तार से क्यों बता रहा है। वो कहीं ना कहीं जान को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की वजह से हुआ है। सॉन्ग ने ईबो की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बोलना जारी रखा। उसने कहा कि आंटी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और आखिरकार उन्होंने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। मैंने ही उन दोनों को अपने इन्हीं हाथों से वहां पर दफनाया था। ईबो ने चिल्लाते हुए एक बार फिर कहा, मैंने कहा ना कि चुप हो जाओ। इतना कहते ही ईबो ने चान को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दूसरी तरफ चेंगी सॉन्ग की तरफ जाने लगा। चेंगी ने जैसे ही सॉन्ग का मुंह बंद करने की कोशिश की, जान ने उन सबको रोक दिया और सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, अब मुझे आगे बताओ कि इसके आगे क्या हुआ। ये सुनकर सॉन्ग मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि अब इसके आगे इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम एक समझदार लड़के हो तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसके आगे क्या हुआ होगा। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।